चैप्टर 9 देख रहे हैं, हेरिडिटी और एवोल्यूशन। इसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हेरिडिटी और एवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? जीन, जब आप एक नई ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं या नई स्पीशीज क्रिएट होती है, तो जैसे माँ और बाप है, माँ का चेहरा आता है, बाप की हाइट आती है इस तरीके से, या बाप का चेहरा आता है, माँ की हाइट आती है, इस तरीके से कुछ चीजें आप इनहेरिट करते हैं। तो जो यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है, कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, कैसे पता कि और क्या कंटेंट है जिससे आप उसी तरह बनते हैं या उस कैरेक्टरिस्टिक को लेके आते हैं जो पहले की है, वो जीन होता है। जीन ये एक बहुत बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस की। और जीन क्रोमोसोम का पार्ट होता है, क्रोमोसोम का पार्ट होता है जो आपका अपीयरेंस, जैसे आप दिखाई देते हैं, जैसे आपकी हाइट, हेल्थ वगैरह होने वाली है, और साथ में जितनी भी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपको आपके पेरेंट्स आई है, वो यहां पर जीन के थ्रू आती है। व्हाट इज मेंट बाय एनालॉगस ऑर्गन्स? आपको सुटेबल एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना है कि कैसे सपोर्ट करते हैं जो थ्योरी है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस मतलब एक जैसे। तो एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं, यानी कि जिनका डिजाइन अलग होगा, लेकिन उनका अपीयरेंस देखने में बिल्कुल सेम होंगे और काम भी वो सेम करेंगे। फिर से समझिएगा कि एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जैसे दो प्राणी हैं, उनमें हम एनालॉगस ऑर्गन तब कहेंगे जैसे अगर आप बर्ड देखिए, पक्षी, उनके बर्ड के विंग्स देखिए, और बैट यानी कि चमगादड़, उन दोनों के जो विंग्स हैं वो आपको एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है उनके डिजाइन का, वो बिल्कुल अलग है। काम दोनों का एक ही है, राइट, कि दोनों उससे उड़ते हैं, राइट, दोनों के दोनों उड़ते हैं, लेकिन जो उनके ओरिजिन है वो कॉमन नहीं है। इसीलिए बर्ड और बैट्स ये बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है आपस में। फिर से मैं बताता हूं आपको कि एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका जो बेसिक डिजाइन स्ट्रक्चर है वो तो अलग होता है, और जो इनका जो डेवलपमेंट और ओरिजिन है वो किसी और कारण से हुआ है, लेकिन देखने में सेम है और काम भी सेम करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो जब मादा और नर आपस में संभोग करते हैं तो आगे क्या होने वाला है, लड़का होगा, लड़की होगी, या नर होगा, मादा होगा। तो वो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट स्पीशीज आ रही है उसका सेक्स क्या होने वाला है, जेंडर क्या होने वाला है। तो कई सारे एनिमल हैं जिनमें दो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन में अगर आप देखें तो एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, इस तरीके से। अगर आदमियों में देखें तो एक्स और वाई पाया जाता है, औरतों में देखें तो एक्स और एक्स पाया जाएगा। तो अगर एक्स और एक्स कॉम्बिनेशन होगा तो एक बर्थ होगी, और वाई और एक्स कॉम्बिनेशन होगा तब एक बर्थ होगी। तो ये लड़की और ये लड़का, इस तरीके से बनता है। डिफाइन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बताना है, साथ में आपको डार्विन थ्योरी भी डिस्क्राइब करनी है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे इवॉल्व होना, धीरे धीरे नई नई चीजों का बढ़ना। एवोल्यूशन एक सीक्वेंस या स्टेप कह लीजिए, ऐसे सीक्वेंस है ग्रेजुअल चेंजेस का, जो क्या होता है कि जैसे यहाँ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, हम को कहा जाता है कि हम चिंपांजी के बहुत करीब हैं। तो वहां से हम कैसे जानते हैं कि हम वहां से इवॉल्व हुए? कई कहते हैं कि पहले सब लोग मछली थे, वहां से इवॉल्व हुए, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी प्रजाति रही होगी जिससे हम लोग आए हैं। तो वहां उस प्रजाति से आज तक हम जो हो रहे हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, बच्चे आते हैं, वो हमेशा माँ बाप से थोड़े बहुत बड़े होते हैं, है ना, और कलर में भी थोड़ा चेंज होता है। तो एवोल्यूशन एक सीक्वेंस है अलग अलग जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्रेजुअल चेंजेस का। जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे, मिलियन ऑफ ईयर, मतलब आज की बात नहीं है, ये सालों साल और मिलियन ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो आज की स्पीशीज आपकी बन रही है। तो जो एवोल्यूशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि ग्रेजुअली जो उनमें चेंजेस आ रहे हैं, जो आज हम देख पा रहे हैं कि आज क्या है और उस समय क्या हो रहा होगा, उसे हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। तो डार्विन थ्योरी क्या है एवोल्यूशन की? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन साहब थे, उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी, एक बहुत फेमस बुक है उनकी एवोल्यूशन की, द
ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये उनकी किताब थी। और जो उन्होंने जो अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने सामने रखी, उसको कहा गया कि द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसी को हम डार्विनिज्म कहते हैं। तो ये जो हमने शब्द पढ़े अभी यहाँ, ये और ये, इनका मतलब क्या है, मतलब डार्विन की थ्योरी जो थी इवोल्यूशन का, उसका मतलब क्या है, राइट, वो हम समझेंगे। जो भी पॉपुलेशन आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसमें कुछ वेरिएशन हो रहा है, नेचुरल वेरिएशन हो रहा है। यानी कि आप और आपके साथ जो पार्टनर है, जब आप लोग मिलेंगे तो आपके जो जनरेशन आगे होने वाली है वो एकदम आपकी तरह नहीं दिखने वाली, थोड़ा वेरिएट करेंगे। और जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जो वेरिएशंस हैं वो बहुत जरूरी है उनमें, ताकि वो अडेप्ट कर सकें, ताकि वो इस वेरिएशन से ही एवोल्यूशन होता है। तो पॉपुलेशन तो उतनी कांस्टेंट ही रहती है। वो जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीशीज है जो बहुत सारे अपने बच्चे देती है या ऑफस्प्रिंग्स देती है, यानी कि बिल्ली देखिए या पिग देखिए, सुअर, ये कितने सारे बच्चे देते हैं, लेकिन इसमें जिंदा कितने रहते हैं? ये इसलिए जिंदा रह पाते हैं कुछ लोग, कुछ इसमें से जो कंपटीशन फेस करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि जीने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल अर्थ पे। तो अलग अलग स्पीशीज से वो कंपटीशन करते हैं, या वो अपनी ही सेम स्पीशीज से कंपटीशन करते हैं। इसीलिए अगर एक पिग के 20 बच्चे होते हैं तो उसमें 4 या 5 या 3 बचते हैं। इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो तो कांस्टेंट रहती है, जितने आते हैं उसमें से बहुत सारे चले जाते हैं। जो स्ट्रगल है सर्वाइवल का, जो पॉपुलेशन के अंदर, वो क्या करता है कि जो भी इंडिविजुअल अनफिट है, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल हुआ है, ऐसा एक स्पीशीज आई जो अनफिट है, वो और जो फेवरेबल वेरिएशन आए, जिनमें ये जो वेरिएशन पहली जो बात मैंने बताई थी, जिनमें ऐसे वेरिएशन आए ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो जितनी भी चीजें हो रही हैं आपके एनवायरनमेंट में, या फिर उसके रिसोर्सेस की कमी के कारण, या जो भी चीज हो रही है उसमें वो अपने आप को सरवाइव कर सके। तो जो नहीं सरवाइव कर पाते उनको अनफिट इंडिविजुअल कहा जाता है, और वो अपने आप धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है उन 20 में से 5 या 3 का नेचुरल सिलेक्शन होता है। जो फेवरेबल वेरिएशंस है, ये आज की बात नहीं है, बहुत समय से आ रहे हैं, और ये आते 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 आपके नई स्पीशीज आ रहे हैं। 4000-5000 साल पहले जो बकरी और मुर्गे और ये सब हुआ करते थे, सुअर, ये अलग तरीके के थे। अगर आप देखेंगे आप जंगल में तो जंगली सुअर मिलते हैं, लेकिन ये ऐसी प्रजाति थी जिसको लोगों ने अपना पालतू बनाया। तो आज आप देखिएगा जो बकरी है, जो गाय है या मुर्गियां हैं, वो एकदम अलग है जो पहली स्पीशीज से थे। सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर। जो सेक्स यानी कि जेंडर आता है बच्चों का, वो फादर पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता। ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया बहुत शॉर्ट में, लेकिन इसको यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसको जस्टिफाई करना है। देखिए, जो चाइल्ड है वो इनहेरिट करता है एक एक्स क्रोमोसोम फादर से, और जो इनहेरिट करता है वाई क्रोमोसोम उसके फादर से, वो बॉय होता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मेल के पास एक्स और वाई होता है, फीमेल के पास एक्स और एक्स ही होते हैं। तो जब एक्स और एक्स कंबाइन होगा तो बेबी गर्ल होगी, जब वाई और एक्स कंबाइन होगा तो आपका बेबी बॉय होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्स है, यानी कि जो जेंडर है नेक्स्ट जनरेशन का, वो पूरी तरह डिपेंड करता है उसके फादर पे, क्योंकि मदर के ये फादर पे, क्योंकि उसके पास एक्स वाई है, मदर के पास तो केवल एक्स एक्स है, वो एक्स ही दे सकती है। मतलब जो अंडे आते हैं, जो एग आते हैं ओवरी से, वो केवल एक्स आते हैं, उनमें एक्स क्रोमोसोम आता है। एक्स और वाई मेल में आते हैं, मेल के स्पर्म में एक्स भी हो सकता है, मेल के स्पर्म में वाई भी हो सकता है। आपको वेरिएशन बताने हैं इन रिलेशन टू अ स्पीशीज में वेरिएशन बताना है आपको, और क्यों ये वेरिएशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं स्पीशीज में। तो वेरिएशन का मतलब होता है अंतर, चेंज। ये वो डिफरेंसेस होते हैं, कैरेक्टर हो या ट्रेड्स में, यानी कि प्रॉपर्टी जो हो, जैसे मेरी कुछ प्रॉपर्टी किसी और में गई या किसी और की प्रॉपर्टी मेरे में आई, तो जो वेरिएशन हुआ पूरी तरह नहीं आई, लेकिन कुछ वेरिएट करके में आया, राइट। तो अलग अलग स्पीशीज, जैसे अगर माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, जो दोनों बच्चे होते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अगर आप देखें दोनों के ट्विंस भी हुए हैं तो उन ट्विंस में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। आपको एक जैसे दिखेंगे वो, लेकिन उनमें भी कभी काफी वेरिएशन होता है। आइडेंटिकल ट्विंस में भी बहुत वेरिएशंस होता है। तो वेरिएशन बहुत बेनिफिशियल है स्पीशीज में। क्यों? क्योंकि जितने भी चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहे हैं, एक जमाना था जब बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हुआ करता था, और कई समय जलवायु बहुत चेंज हुई है, और इन समय में अगर ऑर्गेनिज्म को
अगर अडाप्ट नहीं कर पाए उस जलवायु के हिसाब से, अगर मान लीजिए अगर कनाडा जाते हैं तो -40 -50 डिग्री है, अंटार्कटिका जाएंगे तो और ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाएं तो आपको 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर मिल जाता है। इतनी गर्मी होती है। यहाँ पर अडेप्ट अगर आपने नहीं किया इन जलवायु के हिसाब से, इन टेम्परेचर के हिसाब से, तो फिर आप नहीं रह पाएंगे। तो यही आपका ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करते हैं। और जो वेरिएशन है यही हेरिडिटी का बेसिस है, जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप दो है माँ बाप, आपके बच्चे अलग होंगे, फिर वो उनके बच्चे अलग होंगे, इसलिए वेरिएशन होता है। और ये आप जेनेटिक तो एक ही लेके आ रहे हैं लेकिन वेरिएशन के साथ ला रहे हैं। अब जो भी नई स्पीशीज आ रही है उसके लिए तैयारी हो रही है, यानी कि रॉ मटेरियल। अगली जो पार्टी आने वाली है वो अलग है, यानी कि थोड़ी सी भिन्न है, और वो इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व कैसे हो रही है? अब देखिए कि कई चीजें शरीर में थी इंसानों के जब वो आज से 1000 साल पहले रहे होंगे, और वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे हट गई। अब धीरे धीरे हट गई। अब देखिए जो आदमी है आदमियों के 40 साल या 45 साल के बाद कान में बहुत बड़े बड़े बाल आते हैं, आपने देखा होगा। और जो औरतें होती हैं को बहुत आगे चल के उनकी जो मोस्टाशेस हैं वो थोड़े बाल उनके हार्ड हो जाते हैं, मतलब उनको दिखने लगती है। वो क्यों होता है? अब देखिए पहले जमाने में तो सारे के सारे बदन में बाल थे, धीरे 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 जहां की जरूरत नहीं थी वहां के बाल हटने लग गए। अब कान के जो बाल होते हैं वो 45 साल के बाद आते हैं, जबकि अगर आप जो हजारों साल मैंने पहले बताया उसमें जाएंगे तो पूरे शरीर पे बाल होते थे। तो धीरे धीरे चीजें हटने लगती है, चेंज होने लगती है। और यही जो नया एवोल्यूशन है या डेवलपमेंट है नई स्पीशीज का, इस तरीके से होता है। आपको ब्रीफली बताना है 4 तरीके, 4 वेज, जिसमें जो इंडिविजुअल्स है विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। अब क्या है कि आपको 4 तरीके बताने हैं कि जो इंडिविजुअल जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है और उसमें कुछ स्पेशल ट्रेट है या उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो इंक्रीज कर सकते हैं पॉपुलेशन। देखिएगा इसको कैसे समझेंगे। जो 4 तरीके हैं जिसमें जो इंडिविजुअल हैं जिनमें कोई स्पेशल ट्रेट है, उनमें एक पर्टिकुलर ट्रेट की बात करें, वो पॉपुलेशन ज्यादा होगी उनकी। कैसे? एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन होते हैं, चेंजेस। जैसे मैंने अभी कई बार बताया आपको कि माँ बाप जो है वो जब जनरेट करते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है थोड़ी अलग होती है। और जो इंडिविजुअल्स है जिनके स्पेशल ट्रेट है, राइट। स्पेशल ट्रेट मतलब क्या है कि अब जैसे बिल्ली है, उसके नाखून होते हैं, अगर वो कूदती है यहाँ से वहां। बंदर है, उनके हाथ इस तरीके से होते हैं, अगर गिर भी जा रहे हैं तो उनके पास पूंछ होती है, तो वो पूंछ से पकड़ सकते हैं। तो उनके स्पेशल ट्रेट है। तो चाहे कोई उन पे आक्रमण कर रहा हो, राइट, तो वो उस अटैक को से सरवाइव कर सकते हैं। और बाकी अगर स्पेशल ट्रेट नहीं है तो क्या होगा? बाकी उनके पास कोई स्पेशल चीज नहीं है तो वो अल्टीमेटली पेरिश हो जाएंगे, यानी कि उनका अंत हो जाएगा। एक दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये भी एक डाइवर्सिटी देता है, अडेप्टेशन के बगैर एक डाइवर्सिटी देता है, यानी कि अंतर देता है। और जो अलग अलग स्पीशीज है, वेरिएशन स्पीशीज का मतलब अलग अलग जो चीजें आ रही हैं, उससे क्या होगा कि जितने भी इंडिविजुअल्स आ रहे हैं उनके जो सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक जमाने पहले प्लेग से पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था, प्लेग। लेकिन अगर आप प्लेग अभी नहीं सुनते, चूहों के कारण हुआ था वो। तो आज दिक्कतें कुछ और है, आज कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज एड्स सबसे बड़ी डिसीज है, आज कैंसर सबसे बड़ी डिसीज है। लेकिन जो पहले हुआ करता था वो अलग है। तो चीजें वेरिएट हो रही हैं। फॉसिल्स क्या है और क्या ये बताते हैं हमारे एवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में? फॉसिल्स का मतलब होता है जैसे बहुत पहले, हजारों साल पहले, मिलियन ईयर्स कहते हैं इसको। अब प्लांट भी रहे होंगे, एनिमल भी रहे होंगे, लेकिन सबकी मृत्यु होनी वाजिब है। तो ये सब जब इनका देहांत हो गया या ये खत्म हो गए तो ये अब जमीन पे पड़ गए। उसके बाद इन पे मिट्टी आ गई, गाद आ गई और पत्थरों के नीचे चले गए। तो ये बहुत सालों तक चलते रहे और उसके बाद जो प्रेशर टेम्परेचर जो बना जमीन के नीचे, बहुत नीचे चले गए। और जमीन के नीचे जब गए तो प्रेशर टेम्परेचर एक प्रॉपर इनको मिला, तो फिर ये किसमें चेंज हो गया? फॉसिल्स में चेंज हो गए। तो फॉसिल्स हमको ये भी बताता है कि कैसे हम इवॉल्व हुए, कैसे हम कहां से आज तक पहुंच गए। तो फॉसिल जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, उनके अलग अलग फीचर बताते हैं। हो सकता है कि ये फीचर किसी एक स्पीशीज से मिलते हो, लेकिन कुछ और फीचर हो जो किसी और स्पीशीज से मिलते हो। इससे एक लिंक बनता है किनके बीच में? 2 स्पीशीज के बीच में। तो ये हमको बताते हैं, फॉसिल्स बताते हैं कि कैसे हमारे एक स्पीशीज जो है वो दूसरे स्पीशीज से लिंक होते हैं और कैसे वो स्पीशीज आज इवॉल्व हुई है। तो जो प्लांट और एनिमल बरी हुए, अगर हम उनको उसको उसी तरीके से निकाल लें फॉसिल्स के रूप में, तो आप देखेंगे कि वो लिंक करते हैं कि वो क्या थे पहले।
जैसे आज हम डायनासोर्स की पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर इसलिए देखते हैं क्योंकि वो रियलिटी थी, और वो जब डायनासोर्स थे वो आज नहीं है, वो डायनासोर्स को आज रिलेट किया जाता है कि मगरमच्छ कुछ इस तरीके से रहे होंगे या बाकी जानवर उनकी तरह रहे होंगे। आपको डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है जो एक्वायर्ड है और इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जाम्पल के साथ देखिए, एक तो कुछ आपकी प्रॉपर्टी आ गई, आपने वो खुद एक्वायर की, हो सकता है आपके माँ बाप जो है वो गायक ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छे गायक बन गए, ये आपने एक्वायर किए। लेकिन आपके माँ बाप बहुत अच्छे गायक हो और आप भी एक गायक बन गए बहुत अच्छे, तो आप इनहेरिट कर रहे हैं, राइट? ये आपकी प्रॉपर्टी या उनकी जो या ये कहीं कुछ स्पेशलिटी है वो आपने इनहेरिट की। और क्यों ये जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स का मतलब होता है कुछ प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट की, जैसे नाक बड़ी है, अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो सबकी नाक बड़ी होती है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो थोड़ी आंखें छोटी होती है, ये उनके ट्रेड्स हैं। वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड? तो क्यों जो ट्रेड्स है एक लाइफ टाइम में जो एक्वायर किया आपने, वो इंडिविजुअल वो इनहेरिट नहीं होते। इसको समझाता हूं मैं थोड़ा, इसको समझिए पहले। जो आपने एक्वायर किए हैं वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में वो अपने आप एक्वायर करता है, जिसपे जेनेटिक का कोई कंट्रोल नहीं है और जो दूसरे जनरेशन में आप पास नहीं कर सकते। अब देखिएगा, इसको एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आप मोटे थे, फिर पतले हो गए, पतले से फिर मोटे हो गए, तो ये जो चीज है ये आप जेनेटिकली तो नहीं लाए, राइट? ये आपने बहुत ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, और बहुत कम खाएंगे तो स्टार्व हो जाएंगे, स्टार्वेशन हो जाएगा, आपको भूख मतलब कमी हो जाएगी आपके फैट की और हड्डियां दिखेंगी। और जो इनहेरिट ट्रेट है ये ट्रांसमिशन है। कैसे? एक पेरेंट से, जो पेरेंट्स है उससे ऑफस्प्रिंग पे जो नई जनरेशन आ रही है उस पे कैरेक्टरिस्टिक अपने आप ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कश्मीर का, सबकी नाक लंबी होती है, वहां पे मैक्सिमम लोगों की नाक लंबी आपको मिलेगी। और अगर आप जो नॉर्थ ईस्ट जाएं, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ अलग उनके ट्रेड्स हैं, सब आप पहचान लेंगे कि ये एक ही उसके कुनबे के हैं। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये जेनेटिकली डिटरमाइन किए जाते हैं, मतलब आप इसको इवैल्यूएट इस तरीके से करते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक जो एक को दूसरे से अलग करते हैं। अब सब एक जैसे हो जाएंगे तो अलग कैसे होंगे? एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो स्किन का कलर है वो आप कैसे करते हैं? अगर आप माँ बाप आपके फेयर स्किन के हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आपके भी फेयर स्किन हो। जो एक्वायर्ड ट्रेट है वो चेंज नहीं होते, और या ये कहें जो वो चेंज नहीं करते हैं डीएनए जो जर्म सेल के हैं। इसका मतलब जो आपने एक्वायर किए हैं ट्रेड्स को, वो आप दूसरे जनरेशन पे नहीं ले जा सकते। क्यों? एक एग्जांपल और देता हूं आपको, इसको और इस तरीके से समझिए कि आपने मान लीजिए गिटार बजाना सीख लिया। अब गिटार आपने बजाना सीख लिया, अब ये गिटार बजाना जो है आपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया, या आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली तो आपने इंजीनियरिंग एक्वायर की। उसके बाद आप अब सोचेंगे कि आपका जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा वो इंजीनियर ही बन के पैदा हो या फिर गिटार हाथ में लेके पैदा हो, तो वो नहीं होगा। ये चीज है। अब ह्यूमन बीइंग्स हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज एंड लुक्स आर सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। होता यह है कि अगर जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का, या फिर साउथ में चले जाएं तो अलग अलग तरीके से, जैसे अगर मध्य भारत में आ जाएंगे तो आपको अलग तरीके से लोग मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे। लेकिन ये जो जगह मैं आपको स्पेसिफिकली से बता रहा हूँ क्योंकि वहां लोग आमतौर पे एक जैसे दिखने लगते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हम कलर, उनका जो स्किन कलर है, जो उनका साइज है यानी बिल्ट है, और जो उनके एक बार में आपको जो लुक मिलता है, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। कैसे जस्टिफाई करना है? तो ह्यूमन बींग्स यानी आदमी और औरत एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं क्योंकि एक तो डीएनए है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके सेम है, उनके एंसेस्टर कॉमन है, जैसे मामा, ताता, चाचा, ताया, फूफा, फूफी, ये सब एक जैसे दिखने लगेंगे, दिखते हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक सेम है। और क्या होता है कि मान लीजिए अब कश्मीर का आदमी है, कश्मीर की लेडी जो है या जो लड़की है वो बाहर शादी नहीं करती, वो कश्मीर में है तो कश्मीर से ही शादी करती है ना। इसी तरीके से जब कश्मीर में ही शादी हो रही है तो जितने भी लोग वहां पर होंगे वो एक जैसे तो दिखेंगे। हाँ, अगर कश्मीर का आदमी किसी साउथ इंडियन से शादी कर रहा है तो उनकी ट्रेड्स बदलेगी क्योंकि दोनों के डीएनए अलग है और दोनों के फॉर्मेशन अलग बनेंगे।
आपको एग्जाम्पल बताना है जो कैरेक्टर्स हैं जो इनहेरिट होते हैं और जो एक्वायर्ड होते हैं। आपको डिफरेंस भी बताना है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में। तो पहले मैं इसका डिफरेंस बताता हूं। जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर में, जो आपने इनहेरिट किया है और जो एक्वायर किया। इनहेरिट मतलब आपने अपने जो पिछले एंसेस्टर हैं उनसे एक्वायर कर इनहेरिट कर लिया, वो आती ही आती है चीजें। और एक्वायर्ड मतलब है आपने अपने लाइफ टाइम में कुछ चीजें कैरेक्टर अपने में पैदा की। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर जो है वो एक ऑफ पेरेंट से या दो जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे नेक्स्ट जनरेशन में आती है। और एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ में आप लाइफ स्टाइल में किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से जीते हैं। हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि कोई माँ बाप अगर टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि बच्चा प्रोफेसर हो जाए, हो सकता है कि वो डीजे बन जाए। अब इस पे आते हैं, आपको एग्जांपल देना है। जो आंखों का कलर है और जो बालों का कलर है, ये आप इनहेरिट करते हैं। अगर आप विदेश में जाएंगे तो माँ बाप जिस तरीके से होंगे, उनके ब्राउन बाल होते हैं, है ना, सिल्वर बाल होते हैं, तो वो आपके वैसे आएंगे। अब हम हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो बाल काले होते हैं, क्योंकि माँ बाप के बाल काले होते हैं। जबकि बॉडी वेट एक ऐसी चीज है जो एक्वायर्ड करते हैं। बहुत ज्यादा आप पिज्जा बर्गर खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, और अगर आप नॉर्मल डाइट लेंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो। आपको एक्सप्लेन करना है जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का ह्यूमन में। और या फिर ये जो 2010 में सवाल आया था, 3 मार्क्स का था, इसमें और भी था कि आपको फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो सेक्स है नए न्यू बॉर्न बेबी का जो होता है, वो ह्यूमन बींग्स मतलब जो उसके माँ बाप है वो डिटरमाइन करते हैं। जो दो पेरेंट है, मदर है या फादर, इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जो जेंडर होने वाला है, सेक्स होने वाला है चाइल्ड का। तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जो बच्चे आते हैं उनका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स है इंडिविजुअल का, वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, जेनेटिकली पता किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि कौन न्यू बॉर्न बच्चे का क्या जेंडर होने वाला है, वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो ह्यूमन बींग्स में इसमें एक अनपेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम जो मेल का होता है वो XY होता है, फीमेल का XX होता है। या मेल के बाद X और Y होंगे और फीमेल के पास X और X होंगे। तो सेक्स पूरी तरह जो चाइल्ड का है, जेंडर जो चाइल्ड का है, वो डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन के समय क्या हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के समय हो रहा है कि अगर X से मिलेगा, अगर X से मिलेगा तो क्या होगा, यानी कि जो गैमेट्स क्या 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 बनेंगे देखिएगा, और जाइगोट क्या बनेंगे। अगर XX है और XY है, तो अगर ऑफस्प्रिंग है, अगर X का X से मिला, ये स्पर्म X आ रहा है और ये मदर का ओवम है X, ये दोनों मिल गए तो बना आपका फीमेल चाइल्ड। अगर मदर के ओवम से, मदर के X से X आ रहा है और स्पर्म में Y आ रहा है, XY बनेगा, तो यहां पर मेल बनेगा। यानी कि X और X कंबाइंड होगा तो फीमेल, और Y और X कंबाइंड होगा तो मेल। जो फादर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी स्पर्म डिसाइड करता है कि जेंडर क्या होने वाला, लड़का या लड़की। आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो इसमें देखिए कि हम एज्यूम करते हैं कि कुछ रेड बीटल्स हैं और हरे ग्रीन बुशेस में, यानी कि वुड में मान लीजिए या फॉरेस्ट में मान लीजिए, लाल कीड़े या रेड बीटल्स। अब सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक उनके बीच में एक ग्रीन बीटल आ गया। ये जो ग्रीन बीटल है ये पास करेगा अपना कलर उसकी प्रोजेनी को, यानी कि जो ग्रीन बीटल्स होने वाले हैं, क्रोज। अब क्रो जो है, जो कौवे हैं, वो ये हरे बीटल को नहीं देख पाते। हरे बीटल, हरे कीड़े हरे पत्तों पे नहीं दिख पाते, इसका मतलब वो उसे खा नहीं पाएंगे। तो जो प्रोजेनी है ग्रीन बीटल की, वो जो रेड बीटल की है, रेड बीटल के कारण जो रेड बीटल आ रहे हैं वो तो दिख जाएंगे, क्रो को वो खा लेगा, लेकिन जो ग्रीन बीटल आ रहे हैं वो खा नहीं पाएगा क्योंकि उसे दिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा ज्यादा ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। तो जो प्रोजेनी है ग्रीन बीटल की, वो इंक्रीज होगी क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन हो गया। इनको थोड़ा सा एक सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया क्योंकि क्रो या कौवा उन्हें देख नहीं पा रहा है। इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। हाउ इज इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन दी प्रोजेनी। किस तरीके से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल का, इक्वालिटी
इसको इंश्योर किया जाता है, प्रोजेनी यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन या संतान है। तो इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फीमेल गेमेट या फिर आप एग सेल ये फ्यूज होती है किसके साथ, मेल गेमेट या कि स्पर्म सेल के साथ, यानी कि एग जो है वो आपके स्पर्म के साथ मिलता है जो हैप्लॉइड होता है ताकि जाइगोट बन सके। और जाइगोट आपका डिप्लॉइड है जिसके 23 क्रोमोसोम है मदर के साथ, 23 आएंगे मदर के पास से और 23 आएंगे आपके फादर के पास से। तो इस तरीके से जेनेटिक कंट्रीब्यूशन जो मेल और फीमेल का है उसकी इक्वालिटी, बराबरी इंश्योर की जाती है जो अगली संतान आनी है। What evidence do we have for the origin of life from inanimate matter? जो inanimate matter है उससे हमें कैसे पता चलता है, उसके हमारे पास क्या क्लूज या एविडेंस है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे यहां से आई। तो इसको इस तरीके से समझिए कि स्टैनली एल मिलर साहब और हैरोल्ड सी उरी साहब, इन्होंने एविडेंस दिया जिससे इनको पता चला, मतलब जैसे कैसे ओरिजिन हुई लाइफ की इनएनिमेट मैटर के साथ, मतलब जिंदगी की, लाइफ की कैसे शुरुआत हुई। उन्होंने क्या किया इसको समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा इनएनिमेट मैटर क्या होता है। उन्होंने क्या किया था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जो उस समय हुआ होगा जब कुछ भी नहीं था, वैसा एक एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया। कैसा मतलब, एटमॉस्फेयर में थे अमोनिया यानी कि NH3, मीथेन CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसमें ऑक्सीजन नहीं था, राइट। और टेम्परेचर जो पानी का था उस पर रखा गया जो 100 डिग्री से कम था। अब क्या किया, स्पार्क इन्होंने, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स है वो इन जो गैसेस इन्होंने रखी उससे स्पार्क पास की। अब क्या हुआ, जब स्पार्क पास की गैसेस में कुछ चेंजेस हुए होंगे, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, कुछ आपस में मिले होंगे। अब एक वीक के बाद, 7 दिन के बाद उन्होंने देखा कि जो 15% कार्बन है वो मीथेन में चेंज, जो मीथेन की थी CH4 में कार्बन है, ये जो कार्बन है 15% कन्वर्ट हो गई और जो सिंपल कंपाउंड है कार्बन के, जैसे कि अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड क्या बनाता है, हमारे प्रोटीन किससे बनते, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से। यहां से पता चला कि लाइफ जो है अर्थ पे शुरुआत से शुरू हुई जब कुछ भी नहीं था। तो ये गैसेस और बाकी जितने भी लाइटनिंग हो रही थी क्योंकि स्पार्क वहां से आया होगा, इन सब से आज हम जहां हैं ये सब एक प्रॉपर एवोल्यूशन था बहुत साल पहले से। तो इसको इन्होंने प्रूव किया। आपको टर्म बताना है स्पेसिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन, स्पेसिएशन मतलब स्पीशीज से आया है शब्द। तो स्पेसिएशन मतलब होता है जो इवोल्यूशन हो रहा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसके बीच में, जो एक बार इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन थे, यानी कि जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के ब्रीड बना रहे थे, यानी कि थोड़ा इससे अलग कैसे हुए कि डेवलपमेंट हुआ एक से अधिक स्पीशीज का उस एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, इसे स्पेसिएशन कहते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन तो ये डार्विन से आया है। डार्विन साहब ने कहा कि नए स्पीशीज एनिमल और प्लांट के कैसे बनते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन होता है। जैसे मैंने बीटल का एग्जांपल दिया था कि अगर रेड बीटल है और ग्रीन बीटल है, ग्रीन बीटल से अगर मान लीजिए रेड बन गया या रेड बीटल से ग्रीन बीटल बन गया, रेड को तो क्रो कौवा पहचान लेता है, वो खा लेगा, लेकिन ग्रीन बीटल अगर बन जाता है तो उसको क्रो देख ही नहीं सकता, तो ग्रीन फिर सर्वाइव करता है, वो नेचुरल सिलेक्शन। आपको एग्जांपल से बताना है कि क्या एविडेंसेस है इवोल्यूशन जो ऑर्गेनिज्म का हुआ, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन और फॉसिल्स। तो जो फोर लिम्ब है, अगर आप हाथ देखें ह्यूमन के और अगर बर्ड के हाथ देखें, यानी जो उनके पंख होते हैं वो हाथी होते हैं, वो होमोलोगस ऑर्गन है। इनका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है या जो डेवलपमेंट ओरिजिन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका काम और इनके अपीयरेंस दिखने में और ये काम इनका जो होता है वो उसमें ये भिन्न है। होमोलोगस ऑर्गन ये मदद करते हैं ताकि हम समझ सके ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए एक ही कॉमन एंसेस्टर से, यानी कि इनके जो फोर फादर्स रहे होंगे वो एक ही रहे होंगे। जो और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो दो स्पीशीज में है, वो इससे पता चलता है कि ये दोनों बहुत आपस में रिलेटेड है। अगर दो में आपको बहुत कॉमनैलिटी दिख गई तो आप कहेंगे ये आपस में बहुत रिलेटेड है। जहां तक एनालॉगस ऑर्गन की बात होती है तो ये वो ऑर्गन है जो अपने डिजाइन और डेवलपमेंट ओरिजिन में तो
एक जैसे, राइट? लेकिन मतलब डेवलपमेंट ओरिजिन और डिजाइन में तो अलग अलग है, समझिएगा। यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर डिजाइन और डेवलपमेंट ओरिजिन आपका सेम है। यहां पर डिजाइन और जो डेवलपमेंट ओरिजिन है वो अलग है, लेकिन देखने में और काम में ये बिल्कुल एक जैसे है, राइट? ये है दोनों में डिफरेंस। अब इसको मैं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो बर्ड्स होते हैं यानी पक्षी, उनके जो विंग्स होते हैं, उनके जो पर होते हैं, या बैट के जो पर होते हैं, वो देखने में आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन डिजाइन इनका बिल्कुल अलग है। इनका काम तो एक ही है कि ये उड़ना है इनको, लेकिन जो ओरिजिन है इनका वो कॉमन नहीं है, राइट? तो आप ये कह नहीं सकते कि बर्ड और बैट्स आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लोजली आपस में रिलेटेड नहीं। अब फॉसिल्स की बात आई। फॉसिल्स और उनकी जो स्टडी की जाती है, एनालिसिस की जाती है, बड़ी जबरदस्त नॉलेज देती है आपको। जो स्पीशीज अब नहीं है, डायनासोर की पिक्चरें देखते हैं हम, आज तो नहीं है, ये हमको एविडेंस देते हैं और एक लिंक देते हैं इन जो अलग अलग क्लासेस हैं उनके बीच में, जो आज हैं और जो पहले रहे होंगे। यानी एक सीक्वेंस बनाने में ये काम में आते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे एवोल्यूशन में अलग अलग पाथ पे क्या क्या चीज रही होंगी। तो जो फॉसिल है, ये हमारी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि शुरुआत में क्या था, कैसे इवॉल्व होके क्या बन गया, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाते हैं, राइट? आर्कियोपेट्रिक्स ये एक फॉसिल बर्ड है। इसके फेदर भी थे, इसके फ्यूज बोन्स भी थे, बीक भी थी, यानी कि जो बर्ड स्ट्रक्चर में होता है वो इसके पास था। लेकिन इसके साथ इसके पास रेप्टाइल जो जमीन पे घिसट के चलते हैं, जैसे सांप हो गए आपके, इस तरीके के और भी फीचर थे। जैसे जो जॉ था, इनका मुंह था, उसमें दांत थे, क्लॉज थे, जो फ्री फिंगर्स थे इनके, और लंबी सी इनकी पूंछ थी। तो ये फॉसिल हमें बताते हैं कि जो बर्ड है, यानी कि जितने भी आपको पक्षी दिख रहे हैं, कहां से आए हैं? ये रेप्टाइल से आए हैं, जो जमीन पे घिसट के चलते थे पहले, वहां से ये बर्ड्स निकल के आए। आपको एग्जाम्पल बताना है बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि डिटरमाइन कर सके, बता सके कैसे दो स्पीशीज आपस में रिलेटेड है, किस तरीके से क्लोज है या अनक्लोज है इवोल्यूशन के हिसाब से, और एक्सप्लेन भी करना है। देखिए, होमोलोगस ऑर्गन ये हमको बहुत जानकारी देते हैं ताकि हम किसी दो के बीच में या अलग अलग रिलेशनशिप बना सके ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म सिमिलर हो, लेकिन यानी कि हो यह रहा है कि जो कॉमन एंसेस्टर हैं उससे क्या उन्होंने कॉमन चीज ली है। अगर दोनों के बीच में कॉमन है, इसका मतलब इनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जो फोरलिम है, यानी जो आदमी के, ह्यूमन के जो हाथ हैं, जो पक्षियों के विंग्स हैं, ये बड़ी क्लोजनेस दिखाते हैं कि दो स्पीशीज है, ये बड़े क्लोज है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन समय के साथ इनके काम करने की पद्धति अलग हो गई। हम काम जो है रोजमर्रा के काम में लाते हैं, जबकि पक्षी जो है सो उड़ने के काम में लाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? क्या जो विंग है, यानी कि जो पर है बटरफ्लाई के, तितली के, और जो विंग है बैट के, चमगादड़ के, क्या ये होमोलोगस है? और क्यों? देखिए, होमोलोगस ऑर्गन हमने काफी डिस्कस किया। ये वो ऑर्गन होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है या डेवलपमेंट ओरिजिन है वो तो सेम है, लेकिन इनका काम और इनकी दिखावट जैसे नजर आते हैं ये अलग है। जैसे आप देखिए, ये फ्रॉग का फोरलिम्ब है, ये आपके लिजर्ड का है। फ्रॉग मतलब मेंढक, लिजर्ड मतलब छिपकली, ये बर्ड का है, ये आपका है, राइट? ये देखिए, इनका जो बेसिक डिजाइन आपका दिख रहे हैं, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, काम तो लेकिन अलग अलग है। और दूसरे सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो नहीं, जो विंग है, जो बटरफ्लाई के यानी कि जो तितली है, और जो चमगादड़ के विंग है यानी उनके जो हाथ है या उनकी जो पर है, उनको हम होमोलोगस ऑर्गन नहीं बना सकते, क्योंकि दे हैव कॉमन फंक्शन। वो उड़ने के काम में आते हैं, दोनों ही काम कर आ रहे हैं, लेकिन जो उनका ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, वो कॉमन नहीं है। इसका मतलब वो होमोलोगस ऑर्गन ना हो के एनालोगस ऑर्गन्स हो गए। स्पेसिएशन क्या होता है? 4 फैक्टर बता दीजिए
जो स्पेसिएशन की तरफ बढ़ाते हैं। स्पीशीज का मतलब है स्पीशीज का बनना, राइट। अब स्पीशीज अलग अलग कैसे बनेगी, ये एक स्पीशीज स्पेसिएशन का मतलब होता है कि एवोल्यूशन मतलब आगे बढ़ना ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमॉन्ग वंस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी कि मान लीजिए ये है और ये है, ये आपस में ब्रीड करते थे, लेकिन अब ये हो गया कि ये अलग ब्रीड कर रहे हैं, ये अलग ब्रीड कर रहे हैं, यानी कि स्पीशीज बन गई नहीं अलग अलग। तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ये बनने के कारण क्या हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, राइट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जब होती है तो ये स्पीसिएशन की तरफ ले जाती है। एक नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन ये भी अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जलवायु के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन होता है, उसके कारण भी अलग अलग स्पीशीज बन जाती है। और हो सकता है कि डीएनए में बहुत जबरदस्त चेंज हो गया हो, ये भी कारण हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो वेरिएशन है, जो वेरिएशन हुए हैं, हो सकता है कि दो ग्रुप के बीच में सेक्सुअल एक्ट ना हो सके, ठीक, दो ग्रुप के बीच में सेक्सुअल एक्ट ना हो सके तो फिर नई स्पीशीज बनेगी। एक ब्लू कलर का फ्लावर प्लांट है जो बीबी से, कैपिटल बी से डिनोट किया गया है, इसको क्रॉस ब्रीड किया गया एक व्हाइट फ्लावर प्लांट जिसको डिनोट किया गया स्मॉल बी से। आपको बताना है कलर क्या है फ्लावर का, जो आप F1 जनरेशन में देखेंगे कितना परसेंटेज जो है व्हाइट फ्लावर का F2 जनरेशन में, यदि जो F1 प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेट हो। आपको एक्सपेक्टेड रेशियो भी बताना है जो जेनोटाइप कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या F2 प्रोजेनी में, जो F2 लेवल पे जो प्रोजेनी आएंगे, संतान आएंगे, उस क्या हो। तो इसको इस तरीके से देखिए, पहले F1 देख लेते हैं, बी को बी से कंबाइन करिए, इस बी को बी से कंबाइन करिए, फिर इस बी को बी से कंबाइन करिए, फिर इस बी को बी से कंबाइन करिए, चारों बार ही बी आएगा, चारों बार ब्लू फ्लावर आएगा, राइट। F1 जनरेशन में आ गया। तो जो कलर है, जितने भी फ्लावर आ रहे हैं F1 जनरेशन में, वो क्या आ रहे हैं, ब्लू आ रहे हैं। तो ये तो बात पहले की सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद हम आए क्या परसेंटेज होगा जो व्हाइट फ्लावर का F2 जनरेशन में। अब हम क्या करेंगे, इस बी को बी से कराएंगे, तो बी से कैपिटल बी, फिर इसको कैपिटल बी को बी से हो गया, स्मॉल बी से कर लीजिए, अब ये स्मॉल बी को कैपिटल बी से कर लीजिए, अब ये स्मॉल बी को बी से कर लीजिए, तो ये आ गया। तो ये तो ब्लू फ्लावर आ गया जैसे पहले आया था, लेकिन यहां पर एक व्हाइट फ्लावर आ गया, राइट। तो इन्होंने परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है, कहने का मतलब ये है कि चार आपके यहां पर एक तरीके से F2 जनरेशन में आए चार, और इनमें से एक है व्हाइट फ्लावर, तो 1/4 × 100 कितना आया, 25, ठीक। तो 25 आपका इसका उत्तर आ गया, 25% हो गया। अब रेशियो क्या होगा, जो जेनोटाइप है बीबी, ये इस बीबी का और कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का F2 प्रोजेनी में। अब इसमें देखिएगा, ये जो F2 प्रोजेनी में है, इसमें दो ये है और एक ये है, तो कितना रेशियो होगा, 1:2। ये यहां पर 1:2 आ गया। आपको बताना है, डिस्टिंग्विश करना है होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन में किस कैटेगरी में आप रखेंगे। जो पक्षियों के पर है और जो पर हैं आपके, या हाथ कह लीजिए चमगादड़ के, जस्टिफाई भी करना है रीजन देके। तो होमोलोगस ऑर्गन इनके एक जैसे या सेम बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है, लेकिन एनालॉगस ऑर्गन के अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन ये अलग अलग काम करते हैं, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन काम अलग अलग है। एनालॉगस ऑर्गन में अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन है, लेकिन ये एक ही काम करते हैं, सिमिलर तरीके के काम करते हैं। यहाँ पर अपीयरेंस डिफरेंट होता है होमोलोगस में, यहाँ पर अपीयरेंस जो है वो होगा वो सिमिलर होगा एनालॉगस ऑर्गन में। जो पक्षियों के पर है और जो बैट के पर है वो एनालॉगस ऑर्गन है, क्योंकि इनका अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन है, लेकिन इनका जो अपीयरेंस होता है और काम जो होता है वो सेम है। आपके एवोल्यूशन बताना है, एवोल्यूशन क्या होता है। अब एवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। एवोल्यूशन को आप प्रोग्रेस से इक्वेट नहीं कर सकते, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। तो एवोल्यूशन ये एक ग्रेजुअल चेंज है, सीक्वेंस है ग्रेजुअल चेंज का, जो बहुत पुराने समय से लेकर अभी तक चीजें कैसे फॉर्म हुई है, मिलियन ऑफ ईयर में नए ऑर्गेनिजम्स कैसे बने। तो एवोल्यूशन को आप प्रोग्रेस के साथ नहीं लिंक कर सकते, क्योंकि जो लोअर फॉर्म्स हैं, हायर फॉर्म्स को अगर हम जानना चाहें तो क्या होता है कि और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन बने। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स डिजाइन तो बने, लेकिन जो सिंपल डिजाइन थे बॉडी डिजाइन, वो भी तो आज है। इसका जैसे एग्जांपल दूं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये
अगर आप किसी जनरल आदमी से बात करें तो वो आपको बताएगा कि हम लोग पहले चिंपैंजी, लेकिन चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग का 80% से ज्यादा डीएनए मैचिंग, मतलब जो हम लोग की सिमिलैरिटी है, अगर वो हम देखें तो हमको ये लगेगा कि चिंपैंजी से हम आए, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है, चिंपैंजी भी से भी वहीं, वो भी वहीं से आए और हम भी वहीं से आए। अगर हम क्रॉस करें जो प्योर ब्रेड टॉल लंबा जो डोमिनेंट पी प्लांट है, यानी कि मटर का जो प्लांट है, प्योर ब्रेड डॉर्फ छोटे वाला रिसेसिव पी प्लांट से, तो हमको पी प्लांट मिलेगा F1 जनरेशन का। अगर हम सेल्फ क्रॉस कराएं इस पी प्लांट को जो F2 जनरेशन में है, तो हमको अब पी प्लांट मिलेगा F2 जनरेशन का। अब इसका उत्तर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि ये हमने थ्योरी में काफी डिस्कस किया है। व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन लुक लाइक? F2 का कैसे दिखेगा? जितने भी F2 जनरेशन के हैं वो टॉल होंगे, ये डोमिनेंट है इसीलिए। फिर उसके बाद रेशियो क्या होगा टॉल प्लांट का आपके ड्वार्फ से? ये होगा 3:1। और आपको टाइप ऑफ प्लांट बताना है जो F2 जनरेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन F2 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। प्लांट्स नॉट फाउंड इन F2 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, मेंशनिंग द रीजन फॉर द सेम। अब इसमें ये इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बताता हूँ कि ड्वार्फ ट्रेट जो है या छोटे होने की, छोटे प्लांट की जो प्रॉपर्टी है, ये रिसेसिव ट्रेट है, ये F1 है बेसिकली, जो F1 जनरेशन में तो नहीं है। लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट है वो F2 जनरेशन में आ गई। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। फॉसिल्स कैसे बनते हैं डिस्क्राइब करना है बहुत शॉर्ट में, कि हम कैसे जो एज फॉसिल की है वो पता करते हैं। तो जब ऑर्गेनिजम्स अपना जिंदगी जी लेते हैं तो उनकी जो बॉडीज है वो डिकम्पोज हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें खत्म कर देते हैं, यानी मिट्टी की बना देते हैं, एक तरीके से ये समझिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इनकी जो बॉडी है, या हो सकता है कोई एक पार्ट है, वो एनवायरनमेंट में या ऐसे टेम्परेचर प्रेशर में आ जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो ये जो प्रिजर्व ट्रेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म नहीं कर पाए, उन्हीं को हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स की एज कैसे पता करेंगे? दो तरीके हैं। यदि हम जमीन को खोदते चले जाएं और फॉसिल्स की बारे पता करते चले जाएं, तो जो हमें पहले मिलेंगे इसका मतलब ये रिसेंट वन है, और जब हम बहुत नीचे तक जाएंगे जो आखिर में मिलेंगे इसका मतलब ये बहुत पुराने हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से खुदाई शुरू करूँ और यहाँ 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 इस तरीके से नीचे पहुंच जाऊँ, यहाँ जो मुझे मिलेगा वो यंग है, यहाँ जो मिलेगा वो ओल्डर है। यहाँ से मैंने खुदाई शुरू की, ये जमीन का अंत मान लीजिए। और एक ये भी देख सकते हैं कि आइसोटोप, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि जो आइसोटोप्स हैं उनका अगर हम रेशियो देखें तो उससे भी हम एक ही एलिमेंट का, उससे हम फॉसिल मटेरियल का पता कर सकते हैं कि इसकी लाइफ क्या थी। आपको इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट में अंतर बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पास नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन को, एग्जाम्पल भी बताना है। अब अगर मान लीजिए आपने टैटू बना लिया, राइट, टैटू बना लिया, तो आपने ये एक्वायर्ड ट्रेट है आपका, वो आपके बच्चे पे तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपकी आंखें ब्राउन है तो वो बच्चे पे जा सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी है ना। तो ये इनहेरिटेड ट्रेट होता है। आपके माँ बाप के हो सकता है ब्राउन आइज रहे हो, आप भी के भी आ गए, लेकिन आपने जो अपना टैटू बनाया है या आपने कान में बाली पहन ली, कान में छेद कर दिया, वो तो अगले में नहीं जाएगा, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट। तो इनहेरिटेड ट्रेट वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में या प्रोजेनी में जाती है। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आप लाइफ टाइम में कुछ भी करते रहे या कुछ अपने इवॉल्व किया, आपने गिटार बजाना सीख लिया, तो एक्वायर्ड ट्रेट कैसे जाएगी? वो तो नहीं जाएगी ना नेक्स्ट जनरेशन पे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कुछ माइस या फिर चूहे हैं, सबकी टेल होती है, सबकी पूंछ होती है। यदि आपने क्या किया, एक या दो माउस को पकड़ा, उसकी सर्जरी कर दी, उसकी पूंछ हटा दी, तो और उसको कहा कि तुम ब्रीड करो, यानी तुम अब नेक्स्ट जनरेशन पैदा करो, तो क्या आप समझते हैं नेक्स्ट जनरेशन की पूंछें नहीं होंगी? अगर आप पूंछ हटा भी देते हैं तो जो नई जनरेशन आएगी उसकी भी पूंछ होगी, राइट। तो यानी कि जो आपने सर्जरी करके किया है वो एक एक्वायर्ड ट्रेट हो गया उस किसके लिए? चूहे के लिए। लेकिन जो वो नेक्स्ट जनरेशन पैदा करेगा उसमें पूंछ इसलिए आएगी क्योंकि जेनेटिकली उसके पास ये इनहेरिटेड है और वो अगले वाले को पास करेगा। एक इंडिविजुअल पास नहीं कर सकता अपने प्रोजेनी की जो नेक्स्ट जनरेशन है अपनी एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो बच्चा होता है वो शुरुआत में बोलना भी नहीं जानता है, उसको बोलना सिखाना पड़ता है, उसको पहली क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ाना पड़ता है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या और कोर्सेज कराने पड़ते हैं, तब वो जाके कुछ बनता है।
अगर मान लीजिए फादर इंजीनियर है या डॉक्टर है और आप सोचें कि बच्चा पैदा होते ही वो अपना एजिथ्रोमाइसिन और कुछ बताने लग जाए, सिट्राजिन, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। हर बच्चा जो है वो ऐसा पैदा होगा। तो यही सवाल पूछा गया, आपको जस्टिफाई करना। देखिए, एक्सपीरियंस जो आप लाइफ में अचीव करते हैं ना, वो आपके जेनेटिकली आप में इनहेरिट नहीं होती है, आपके जीन्स में नहीं जाती। जैसे एक बंदा है जो पढ़ता है किताब जिसमें बर्ड्स के बारे में, अब जो उसने नॉलेज अर्न की, उसके जेनेटिकली तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, वो आपके ऑटोमेटिकली थोड़ी ना जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। ये तो एक्वायर्ड ट्रेड जो होती है जिंदगी में आपने जो अचीव किया वो होता है। बच्चा जो होगा आपका, नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगी, वो अपने आप अचीव करेगा। हो सकता है कि आप गायक हो, वो साइंटिस्ट बन जाए। तो ये सवाल देखे हमने जो बोर्ड में आए थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।